देख के इतना कभी ताज्जुब होता है कि कभी कभी ये भी देख के मिलता है कि क्या झूठा मुकदमा जो प्रस्तुत किया जाता है लड़की वालों के खिलाफ तरफ, जो लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों की तरफ से, ये विचार करने वाली बात है। ऐसा झूठा मुकदमा जब प्रस्तुत हो जाता है तो लड़कों वालों की जिंदगी में पूरी तरीके से आफत आ जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, किस तरीके की स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए, प्रोसीडिंग क्या अडॉप्ट करना चाहिए। इन्हीं सब सारे तथ्यों पर उसका जो मन हो जाता है विचलित हो जाता है। खास तौर पे उन लोगों के लिए विचार करने वाली बात हो जाती है जो कभी भी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए हैं, इवन यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन यानी कि थाने तक भी नहीं गए हैं। उन स्थिति में उस परिवार वालों के ऊपर क्या बीतता है ये विचार करने वाली बात है। ऐसे ही तथ्य में अगर जो कोई अन्य व्यक्ति है जो कि उसका थाने से आना जाना हो या कोर्ट कचहरी से उसके डिस्प्यूट चलते रहे हो, उसके लिए तो खैर आम बात है, वो तो किसी तरीके से वहन कर लेती है। लेकिन समाज में हर तरीके के लोग और सभी लोग रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं, ऐसे पति भी है जो बहुत ही शरीफ है। उनको यहाँ तक कि ये भी नहीं मालूम होता है कि अगर उनकी गाड़ी का चालान हो जाए तो चालान का डिस्पोजल कैसे होगा। अभी तक उन्होंने थाने की शक्ल नहीं देखी है और उसको अंततः उनको कोर्ट पहुंचा दिया जाता है और कोर्ट प्रोसीडिंग में झेलने के लिए उनको बेल और जेल दोनों तक की प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उन लोगों के क्या प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो इस तरीके की जो मिसयूज ऑफ द लॉ यानी कि प्रोसेस का जो मिसयूज हो रहा है, प्रोसेस ऑफ द लॉ का मिसयूज हो रहा है, ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। कोर्ट आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल कराती है, क्या आपको रेमेडी देती है, कहां तक आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करा सकते हैं, तरीका क्या होगा। इन्हीं सब सारी चीजों पे मैं आज डिस्कस करूंगा और ऐसे शरीफ लोगों के साथ उनको क्या प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहिए और क्या क्या नए तरीके उनको अडॉप्ट करना चाहिए जिससे जो आगे आने वाली परेशानी को खुद को बचा सके। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में वीडियो लाइक करें और सेवा भाव से ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाएं जिससे ज्ञान आपस में बांटने से और बढ़ता ही है और जिससे और लोगों को ऐसी ही जानकारी का फायदा उठा सकें, वो किसी ऐसी जो गलतियां हैं, ऐसी जो आफत आती उससे वो बच सके। और इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें बताना चाहूंगा कि अगर जो ऐसा है झूठा मुकदमा अगर जो लड़की वालों की तरफ से यानी कि पत्नी की तरफ से दर्ज कर दिया जाता है पति के विरुद्ध में, तो वो स्थिति में वो किसी आफत से कम नहीं होती है जिसमें उसके परिवार वालों को सोचने पर भी विवश कर देती है कि अब उसको करना क्या चाहिए। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, पहले तो वो ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि हम किस एडवोकेट से मिले, किस अधिवक्ता से मिले, किस अपने निकटतम संबंधियों से मिले, क्योंकि उस पर सबसे पहले प्रश्न ये भी लगा होता है कि अगर जो हम अपने निकटतम संबंधियों को ऐसी बात बताते हैं तो सबसे पहले उनको ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी अपनी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में आप रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो सबसे पहले व्यक्ति, सभी को ये चिंता होती है कि ऐसी जो सच कृत्य हैं वो समाज के सामने जिनकी वो अच्छी खासी जो रिस्पेक्ट बनी हुई है उनको ना पता चल सके। लेकिन अल्टीमेटली बाद में जो पता होता है वो तो अलग चीज है, लेकिन हर व्यक्ति का प्रथम तौर पे ये प्रयास अवश्य रहता है। और इसी के आधार पे मैं ये बताना चाहूंगा। और इसके विपरीत अगर जो कोई समझदार व्यक्ति या समझदार पति अगर जो मिल जाए तो कुछ ऐसी गलतियां पत्नी या उसके पिता की तरफ से कर दी जाती हैं जिसके आधार पे अगर जो पति ने उनको पहचान लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो पति है वो पत्नी के घर वालों को यानी कि उसके फादर को, अगर जो फादर नहीं है तो जो भी उनका केयर टेकर है, भाई है या कोई और लोग हैं, उनको जेल तक भी पहुंचा सकती है। क्योंकि ऐसे तथ्य और इसी पे मैं वर्णन करके एक एक चीज में आपको डिस्क्लोज करके अवश्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर जो कोई शरीफ व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस स्थिति में कि कोर्ट वो पहुंच जाता है तो कोर्ट में सबसे पहले वो डरा हुआ रहता है। जो उसने कृत्य नहीं भी कारित किया है, जो अपराध उसने नहीं भी कारित किया है, वो स्वीकार करके खुद अपने आप को अपराधी मानने लगता है। वो स्वयं अपने आप को ट्रीट करने लगता है कि ऐसा सच जो झूठे एलिगेशन पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाए गए हुए हैं वो सही मानते हुए अपने आप को अपराधी मान लेता है, क्योंकि उसको सही ज्ञान या सही जानकारी नहीं हो पाती है कि अगर जो झूठा मुकदमा अगर जो पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उस स्थिति में उसको करना क्या चाहिए। क्योंकि बात यहीं पे खत्म नहीं हो पाती है कि
कि पत्नी के द्वारा जो तथ्य जो आरोप लगाए गए हैं, जाहिर से तौर पे है वो उनका जो ग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, वो उनका फादर होता है। फादर के आधार पे जो उनका अगर जो रह रहे हैं, अगर जो पत्नी के अगर जो फादर नहीं है या अन्य कोई भाई है या अन्य कोई उनके चाचा कोई रिलेटिव है जिनके ऊपर उनका बर्डन है, जिन्होंने उनकी शादी की देख रेख और सब कुछ उनका खर्चा उठाया है, तो उसके आधार पे जब ये पिटीशन मूव करते हैं, सेक्शन 12 की हो या सेक्शन 125 की हो, 498A या उसके साथ जनरल जो धाराएं होती है 323, 506 और इसके साथ में जो समझदार पत्नियां होती हैं वो पति को जेल भिजवाने के लिए 377 जो बहुत ही बड़ी धारा होती है वो भी इम्पोज कर देती है। क्योंकि ये जो धारा होती है ये प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि वो ऐसा करते, ऐसी घटना घटित हुई है या नहीं हुई है। इसमें केवल दो ही लोग जानते हैं, या तो पत्नी बता सकती है या पति बता सकता है कि ऐसा कृत्य उसके विरुद्ध या कारित हुआ है या नहीं कारित हुआ है, जिसको प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि जो पत्नी होती है उसका जो पावर हाउस, जो पत्नी होती है उसका जो कर्ता धर्ता, उनकी जो बैकबोन होती है वो उनका फादर हो जाता है। अब फादर की तरफ से जो मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं पत्नी के नाम से, उसमें ये चीज अवश्य लिखी जाती है, किसी की भी सलाह पे वो करते हो कि जो उसमें डिवोर्स की में या शादी के दौरान उनमें जो अपने खर्चे दिखाते हैं कि मैंने सच एंड सच अमाउंट तक इनके शादी में खर्चा किया, 50 लाख 60 लाख या 70 लाख रुपए तक जो अमाउंट खर्चा किया गया है इनके शादी में, जितना हैवी अमाउंट खर्चा किया गया है, और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है अगर जो 25,000 रुपए में शादी की गई हो तो उसको 1 करोड़ का खर्चा बताते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहीं पे तथ्य जो एक समझदार पति होगा उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। कि अभी जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि जो कि मैंने देखा लॉकडाउन के समय में लोग ऐसी जो पिटीशन मूव की गई हैं, जो मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, उसमें ये लिखा है लॉकडाउन में उन्होंने अपना जो खर्चा है वो 50 लाख तक दिखाया। विचार करने वाली बात ये है कि उस समय लॉकडाउन जब चल रहा था तो मैक्सिमम जो कैश है अमाउंट में वो 20,000 ही निकल सकते थे या उन्हीं को रख सकते थे। ऐसी स्थिति में 20,000 रुपया जब निकल सकता था वो भी स्पेशल कंडीशन में, शादी का कार्ड बैंक में दिखाने पड़ते थे कि मेरे घर में इस तारीख को इतनी शादी है तो उसके मुझे पैसे की आवश्यकता है, जिसमें लोगों को अपना ही पैसा बैंक से लेने के लिए कितने चक्कर लगाए हैं, ये जिन लोगों ने चक्कर लगाए हैं बैंक में जैसे निकाले हैं ये वो लोग बेहतर बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोगों ने उस शादी में उस तारीख में जो लॉकडाउन में हुई तो उसमें 50 लाख रुपए कहाँ से खर्चा कर दिया है, इसका आप ब्यौरा मांगे। इसमें आप रिकॉर्ड तलब करें कि हमें आप बताएं 50 लाख रुपए उस लॉकडाउन के समय में उस स्थिति में कहाँ कहाँ किस तरीके से आपने खर्चा किए। ऐसे तथ्य अगर जो आप अपने पत्नी से मांगेंगे तो वो भी उसके जो दिमाग में जो सोचने समझने की जो शक्ति हो रही वो भी उसमें विचार करने पे विवश अवश्य कर देगी। में ऐसे तथ्य अगर जो आप मांगेंगे तो पत्नी चाहे जितनी भी समझदार हो तो ऐसे तथ्यों को सुन के उसको इस तथ्यों पर विचार करने पे अवश्य मजबूर कर देगी कि ऐसी स्थिति में अब उसको करना क्या चाहिए। यहीं पर सारे मामला और सभी प्रोसीडिंग आपकी समाप्त नहीं हो पाती है। अगर जो फिर भी जाहिर से तौर पे आपने रिकॉर्ड मांगे हैं तो कोई पत्नी का जो फादर होगा या पत्नी होगा वो इतनी शरीफ नहीं होगी, आपने मांगे उसने दे दिया, या कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए हैं तो उसने फिर भी उसने दे दिए हों। ऑर्डर अगर जो विचारण न्यायालय ने कर भी दिया है तो वो उच्च न्यायालय में अपील में चले जाएंगे, वहां अपील कब डिसाइड होगी इसको वो डिस्पोजल नहीं होने देंगे और उसको तब तक मामले को लटकाए रहेंगे। अल्टीमेटली सही तरीके से आपको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो अब इस स्थिति में जो पति को क्या करना है, तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स इविक्शन की आपको पिटीशन मूव करनी पड़ेगी। आप उसमें पिटीशन में आप ये कंप्लेंट करें कि सच एंड सच अमाउंट इन्होंने लॉकडाउन में ये जैसी भी स्थिति हो ऐसी स्थिति में उसके तरफ से जो इतना हैवी अमाउंट खर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। अगर जो ऐसा अमाउंट खर्चा किया गया है तो आप उसमें ये प्रेयर करें कि उससे वो रिकॉर्ड तलब करें कि इतना रुपया आपके पास कहाँ से आया और कैसे निकला। और एक चीज मैं अवश्य बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में एक चीज अवश्य है, उसमें अगर जो कोई प्रोसीडिंग अडॉप्ट हो गई है, कोई शुरू हो गई है तो उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है। उसमें एक दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक कोई भी तीर अगर जो निकल गया है वो वापस लौट के नहीं आ पाता है। अगर जो कोई भी प्रोसीडिंग अगर जो अडॉप्ट हो गई है वो रुकेगी नहीं। तो अल्टीमेटली अगर जो ये सारी प्रोसीडिंग अगर जो सारी जो तथ्य जो ये बताना चाह रहे हैं, जो अपने जोश में आके किसी भी सलाह पे आके जो शादी में बढ़ा चढ़ा के अमाउंट लिख देते हैं कि मैंने 50 लोगों को खाना खिलाने के
जगह पे वो लिख देते हैं या बता देते हैं कि मैंने 500 लोगों के बारातियों को मैंने खाना खिलाया। जो इस तरीके के जो फैक्ट लिख के सामने आते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अगर जो ऐसी पिटीशन या ऐसी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर कंप्लेन अगर जो फाइल हो गई तो कंप्लेन तो बात की बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी अवश्य मांग लेगा। और एक तथ्य अवश्य है कि जिसमें पत्नी को ये विचार करने पे अवश्य बात हो, वो तो इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस के लिए पत्नी के पास आए, उल्टा उनको लेने की जगह देने पड़ जाएंगे। अब उसमें जो आपने जो अमाउंट दिखाया है 50 लाख 60 लाख रुपया 10 लाख रुपया, जो भी आपने अमाउंट दिखाया है उसका आप पहले सोर्स बताएं कि इतना अमाउंट इतना रकम है वो आपने कैसे मैनेज की, कहां से, जो कि आप उनको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो ऐसे इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से अगर जो बचना चाहता है फिर भी वो नहीं बच पाता है क्योंकि वो एक्सप्लेन करने के उसके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी पत्नी और उसके फादर के खिलाफ जो भी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ अरेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के जो पिता हैं या उनके जो भाई हैं, जो भी रिश्तेदार हैं जिन पर वो आश्रित हैं, उनमें वो जेल जाना उनका बिल्कुल ही तय है। उनमें वो किसी प्रकार की कोई भी छूट अवेलेबल नहीं है और ना भी उनको मिल पाएगी। जो इस प्रकार के जो तथ्य जो पत्नी या उनके घर वालों की तरफ से अगर जो ऐसे तथ्य में अगर जो वो लोग जोश में आके जो सच एंड सच घटना को दूसरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अगर जो 1 लाख रुपया खर्च किया है किसी भी प्रोग्राम में छोटे मोटे में या रिंग सेरेमनी में, उसको वो 10 लाख रुपया दिखाते हैं। जहां पे 25 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया है उसको 50 लाख रुपया दिखाते हैं। वो ये सोचते हैं या उनको किसी व्यक्ति से या कहीं से भी वो सलाह या एडवाइस लेके उसके आधार पे वो आगे की अग्रसारित करते हैं कि जितना जब अमाउंट हम ज्यादा शो करेंगे उसी के आधार पे हमको और ज्यादा मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा अमाउंट अगर जो आप दिखाएंगे, अगर जो 90 लाख रुपए दिखा देंगे तो आपको 90 लाख रुपए आधार पे आपको मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। और ना ही अभी तक किसी भी वाद में किसी भी तथ्य में मैंने ये देखा है कि अंततः देर में या जल्दी में दोनों पक्षों में क्योंकि निकल के सामने आती है कि डिस्प्यूट दोनों में अराइज हो जाता है। डिस्प्यूट तो अराइज हो जाता है, डिस्प्यूट तो जवानी में जो कुछ शुरू हुआ कि 30-35 साल के अराइज में जनरली तौर पे जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं जो कोर्ट में पहुंचते हैं और उनको ये लगता है कि जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो अडॉप्ट कर लेने से हस्बैंड को हम जेल भेज देंगे या उसकी फैमिली को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। उसने छोटी सी मेरी बात जो मैंने बताई थी उसने नहीं मानी या उसके अतिरिक्त और भी कोई ग्राउंड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी जो डिवोर्स की पिटीशन या कोई भी बात प्रस्तुत कर देते हैं तो उनको ये लगता है कि 2 महीने में इसका डिस्पोजल आ जाएगा, उसके उपरांत हम अपनी दूसरी शादी है या अपनी जो दूसरी व्यवस्था अन्य जगह कर लेंगे। उसमें कोई भी पक्ष हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। ऐसी स्थिति में जो 5 साल 10 साल तक तो ये लड़की है वो इंतजार कर लेती, इसके ज्यादा जब समय लगने लगता है तो उस स्थिति में क्योंकि ऐसी स्थिति में है चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उसको दोबारा शादी करनी है या आगे कहीं कुछ और आगे उसने मैनेज करके रखा है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उसकी उम्र निकलती जा रही, उम्र तो रुकेगी नहीं, तो उम्र कंट्रोल करने के लिए समय रहते उसको सारे काम करने हैं, कहीं अन्य जगह उसको व्यवस्थित होना है या और कोई कारण हो सकते हैं। तो जिसके आधार पर जाहिर से तौर पे फिर दोनों लोग जो लोग पहले बात नहीं मानते हैं एक दूसरे की, फिर अंततः किसी एक बात पे एग्री हो जाते हैं, फिर किसी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे सारे अपने मुकदमे खत्म करा लेते हैं, जिसके आधार पे फिर वो अन्य किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं और ना ही करते हैं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय में। तब तक के लिए मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा, अगर जो आप वीडियो ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और साथ में शेयर अवश्य कर दें, जिससे ये वीडियो दूसरों लोगों तक पहुंचती रहे और उनको ये जानकारी मिल सके, जिससे वो इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।